तो सवाल कुछ ऐसा है कि एक सर्कल में घूम रहे हैं 4 पार्टिकल्स और एक स्क्वायर शेप बना के घूम रहे हैं आपस में। एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर। सबकी मासेस इक्वल है, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम। और ये जो स्क्वायर इसकी डायगोनल डायमीटर होगी सर्कल का, तो ये 2r हो जाएगी डायगोनल, 2r। दूसरी वाली डायगोनल भी 2r हो जाएगी और वो भी डायमीटर होगी इस सर्कल का। अब किसी भी एक पार्टिकल की स्पीड मैं मान लेता हूं v है हर पार्टिकल की, तो हर पार्टिकल गोल गोल ऐसे घूम रहा है। ये इधर पे जा रहा है v स्पीड से और ये इधर पे जा रहा है v स्पीड से, ये वाला इधर पे जा रहा है v स्पीड से, ये वाला इधर पे जा रहा है v स्पीड से। ठीक है, एक दूसरे से इनका डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, सेम सेंस में घूम रहे हैं कि सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इस तरह से मानना पड़ेगा अपने को। नाउ अगर इस पार्टिकल को कंसिडर करो, मैं ये वाला जो पार्टिकल है, ये सर्कल में घूम पा रहा है आर रेडियस के, मतलब इस पे v स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगी इसके पास पक्का से। अदरवाइज ये मुड़ कैसे रहा है ना। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं होता सेंटर की तरफ तो ये मुड़ नहीं पाता, ये सीधा सीधा निकल जाता। तो इसके ऊपर पक्का से सेंटर की तरफ नेट फोर्स है, मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर अपॉन आर। अब देखते हैं इस पे फोर्सेस लग क्या क्या रहे हैं। तो यार सबसे पहले तो देखो इसको, ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो उसकी तरफ वाला फोर्स बना देता हूं मैं। तो यहां पर एक फोर्स इधर पे लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जी एम इंटू एम अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालूंगा यार मैं, तो एक काम करते हैं, स्क्वायर की एज लेंथ को मैं a मान लेता हूं। ठीक है, अब ये जो डायगोनल होती है स्क्वायर की वो क्या होती है, √2a होती है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट होगी। सो 2r इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स a। तो a की वैल्यू क्या आ गई, √2 टाइम्स r आ गई, √2 टाइम्स r। तो यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ आ गई मेरे पास। तो ये फोर्स जो है ये वाला, ये आ जाएगा अपने पास g इंटू कैपिटल एम अपॉन a का स्क्वायर, मतलब 2r का स्क्वायर हो जाएगा वहां पर, √2r द होल स्क्वायर, वो पूरा बन जाएगा 2r स्क्वायर। और एक फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये वाला पार्टिकल भी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और एक फोर्स होगा यहां पर इस तरफ। तो ये तीनों पार्टिकल्स इस कैपिटल एम को अपनी तरफ खींचेंगे। मैं किसी भी एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैंने एक पे फोर्सेस बना दिए। तो इनके मैग्नीट्यूड्स लिख देते हैं, F1 F2 F3 बोल देता हूं इनके मैग्नीट्यूड्स को। सो लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड है F1, इसका मैग्नीट्यूड है F2, इसका मैग्नीट्यूड है F3। अब ये देखो कि ये जो F1 और F2 हैं, ये दोनों 90 डिग्रीज पे लग रहे हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस जो है बराबर होंगे, क्योंकि यार स्क्वायर शेप मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो इन दोनों का जो नेट वेक्टर एडिशन आएगा वो इस डायरेक्शन में ही आएगा। F1 और F2 का वेक्टर एडिशन F3 के अलोंग ही आएगा और वो F3 पे जाके डायरेक्टली जुड़ जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर द होल थिंग अंडर रूट, वो होगा वेक्टर एडिशन F1 और F2 का, उसको सीधा मैं F3 पे जोड़ दूंगा। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन M, वो अगर मैं बनाऊं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन M, तो यहां पर ऐसा दिखेगा, ये M है और ये सर्कल का सेंटर है, और यहां पर इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, इस तरफ कैपिटल F, उसकी वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3। ये F1 F2 F3 की वैल्यूज लिख देता हूं मैं। तो F1 क्या आएगा, F1 वुड बी इक्वल्स टू G इंटू M अपॉन A का स्क्वायर, A की वैल्यू क्या है, √2r। तो ये आ जाएगा GM स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। और F2 की भी वैल्यू यही होगी, क्योंकि वहां पर भी सेम टर्म्स आएंगे। और F3 की वैल्यू क्या होगी, F3 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी G इंटू M
बेसिकली इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का फोर्स निकाल रहा हूं मैं, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच का। तो दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, 2r है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। सो g इंटू m अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, तो यहाँ पर नीचे 4r स्क्वायर बन जाएगा। सो gm स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। सो देखो ये क्योंकि f1 और f2 दोनों बराबर हैं, तो ये टोटल मिलके f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर द होल थिंग अंडर रूट बन जाएगा, f1 रूट 2 बन जाएगा वो। सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा total force is equals to f1 into root 2 plus f3। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट 2 इंटू f1 जो कि जी एम स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस f3 की वैल्यू लिख देता हूँ जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ये टोटल फोर्स आ गया, और टोटल फोर्स v स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना, एम वी स्क्वायर अपॉन r के बराबर होना चाहिए। ये टोटल फोर्स सेंटर की तरफ है, और सेंटर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन होगी v स्क्वायर अपॉन r। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू उसकी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ये वाली जो चीज है, इसमें जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। एक m यहाँ से उड़ा दो, एक m यहाँ से उड़ा दो, एक r यहाँ से, एक r यहाँ से। सो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर। और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि अपने पास डिनोमिनेटर 4 बन जाए। तो 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 4। अब दोनों तरफ रूट ले दो, तो यहाँ पर v रह जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा रूट ऑफ दिस। ए ऑप्शन ऐसा है। तो आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया ये वाला सवाल। तो ऐसा है कि एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से 8 गुना है। सो रो प्लैनेट इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स रो अर्थ। नेक्स्ट, और इसका रेडियस जो है अर्थ के रेडियस से 2 गुना है। सो रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब पूछा है कि द टाइम टेकन बाय 2 kg मास टू फॉल फ्रीली थ्रू अ डिस्टेंस s नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1 सेकेंड। 2 किलो का ऑब्जेक्ट अगर s डिस्टेंस गिरता है अर्थ के पास तो उसको 1 सेकेंड लगता है। तो 4 kg के पार्टिकल को सेम s डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा इस नए प्लैनेट पे। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे है ये सवाल। बेसिकली मास पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, 2 किलो के डब्बे को गिराओ या फिर 4 किलो के डब्बे को गिराओ, सेम आंसर आएगा उस प्लैनेट पे। तो यहाँ पर अभी क्या है, 2 किलो का डब्बा गिराया अर्थ के सरफेस के पास, तो एस डिस्टेंस कवर करने में उसको 1 सेकेंड लग रहा है। दूसरे प्लैनेट पे कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लैनेट बना देते हैं, अर्थ और दूसरा प्लैनेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो इस प्लैनेट का रेडियस होता आर, इस प्लैनेट का रेडियस होता आर। तो इसके सरफेस के बहुत ही नजदीक अगर मान लो एक पार्टिकल रखा होता है यहाँ पर, तो उस पे जो फोर्स लग रहा होता सेंटर की तरफ वो होता g इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं मान रहा हूँ ये सरफेस के बहुत पास है, इसलिए मैंने टोटल डिस्टेंस r लिया है कि यार ये जो सेंटर है और ये जो पार्टिकल की पोजीशन है इन दोनों के बीच में r ही डिस्टेंस है। ये हाइट नेग्लिजिबल, ये जो हाइट है, ठीक है, मैंने बहुत क्लोज माना है। तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी कि भाई इसको रिलीज कर दिया अगर मैंने, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ तो एक्सेलरेशन आनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन इस पार्टिकल की मास। पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है अपॉन पार्टिकल की मास कितनी है, तो ये मास कैंसिल आउट हो जाएगी यहां से। तो यहां पर आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दिस प्लैनेट सरफेस, चाहे वो अर्थ हो चाहे दूसरा कोई प्लैनेट हो, दैट इज g इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। ठीक है, अब मास के बारे में बात करते हैं। सो मास क्या होती है, मास होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो यहाँ पर मास की जगह पर मैं वो डाल देता हूँ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट सरफेस, ऑन एनी प्लैनेट सरफेस, अर्थ हो चाहे दूसरा कोई प्लैनेट हो, दैट वुड कम आउट टू बी g अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम। एम की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पर ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब का एक क्यूब हटा देता हूँ, एक आर रह जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट सरफेस कम्स आउट टू बी 4/3 पाई
इंटू जी, ये सारे तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, इंटू रो इंटू आर, ये आ गया फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे जो है वो उसको ए बोल देता हूँ या फिर जी बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस उसको मैं लिख देता हूँ जी। वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। अब इस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उसको मैं एपी बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वो आ जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी। अब उसकी जो डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी 8 गुना अर्थ की डेंसिटी से, तो 8 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ, और उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 2 गुना है, सो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। सो यहाँ पर टोटल 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया, 16। तो यहाँ पर इस प्लैनेट के सरफेस पे, इस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी वो 16 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस आ जाएगी, अगर 16 जी आ जाएगी, इस तरह से बोल सकता हूँ 16 जी। तो एस डिस्टेंस कवर करना है अगर तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाली चीज तो 0 कर देता हूं मैं, क्योंकि u 0 हो गया। तो यहाँ पर s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे इतना डिस्टेंस कवर करता है वो 1 सेकंड में, सही है। तो यहाँ पर वही बोला कि s डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में। अब पूछा है कि सेम s डिस्टेंस कवर करने में इस प्लैनेट पे कितना टाइम लगेगा। सो ये अर्थ के बारे में बात करी हमने, ये अर्थ के सरफेस पे डिस्कशन है, ये वाला अर्थ। अब प्लैनेट की बात करें तो प्लैनेट के सरफेस पे सेम डिस्टेंस कवर करना है, कितना डिस्टेंस, g/2, g/2 डिस्टेंस कवर करना है प्लैनेट के सरफेस पे अपने को। सो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वापस लगाते हैं, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर टाइम निकालने की, यार सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है, हाफ जी। सो हाफ जी इज इक्वल्स टू, यूटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि अपने को रेस्ट से रिलीज करना है, तो ये चीज 0 हो गई, इक्वल्स टू हाफ इंटू प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 16 गुना जी है, 16 टाइम्स जी इंटू टाइम का स्क्वायर। तो ये हाफ और ये हाफ, ये जी और ये जी काट देता हूं, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/16 आ गया, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 सेकेंड्स या फिर 0.25 सेकेंड्स। तो यहां पर क्या बोला, 3 पार्टिकल्स हैं जो कि वर्टिकली फेंके गए हैं ऊपर की तरफ अर्थ के सरफेस से, और उनकी वेलोसिटीज दे दी हैं, और पूछा है कि यार ये मैक्सिमम हाइट्स जो अटेन कर रहे हैं वो है h1 h2 h3, तो रेशियोज पूछे हैं। तो यहां पर मैं अर्थ बना देता हूं, ये अर्थ, और अर्थ के सरफेस से इनकी वेलोसिटी दे दी v ऊपर की तरफ। अब बोला है कि ये h हाइट ऊपर तक जाते हैं और फिर वापस नीचे गिर जाते हैं, तो h हाइट ऊपर जाते हैं और वापस नीचे गिर जाते हैं, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो एक काम करते हैं, इसको u लिख देता हूँ, ठीक है, कि u वेलोसिटी से फेंका और यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यार यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा दूर तक चला जाएगा, और बहुत ज्यादा दूर चला गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, वो स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने क्लास में बहुत पहले भी डिस्कस किया होगा शायद, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाते जाते घटती जाती है। तो ये जो mgh फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, जब भी डेराइव कराया होगा, जिसने भी कराया होगा, मैंने या फिर किसी और ने, तो ये पक्का से बताया होगा, दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स, छोटी मोटी हाइट्स के लिए mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वैलिड है, बड़ी हाइट्स के लिए mgh फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ओके, तो यहां पर कैसे करेंगे फिर, तो एक काम करते हैं, इस प्लैनेट का, अर्थ का रेडियस r मान लेते हैं यहाँ पर r। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी r की टर्म्स में ही दी है। तो शुरू में इस सिस्टम की क्या एनर्जी है, सिस्टम क्या है, अर्थ प्लस दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की मास कुछ भी मान लो, इस पार्टिकल की मास तुम m मान लो, और अर्थ की मास कैपिटल M मान लो। तो यहाँ पर शुरू में इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी मैं कंजर्व कर देता हूँ, कि पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया तब की उसकी टोटल एनर्जी सिस्टम की, और पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तब की सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी, वो बदलेगी नहीं। तो शुरू में हाफ m u स्क्वायर पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी,
और दोनों के पास मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ आर आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। बेसिकली मैं पूरे के पूरे प्लैनेट को उसके सेंटर पे कंसिडर कर रहा हूं। ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, ये मैंने लेक्चर में बताया है कि पूरी की पूरी मास जो है ये वाली मास मैं सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकता हूं अगर पार्टिकल इसके बाहर है कहीं पर, उस उन केसेस के लिए बाहर है क्या, हाँ तो कंसिडर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पार्टिकल की फाइनली काइनेटिक एनर्जी तो हो गई 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस फाइनली क्या पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के पास, तो माइनस जी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन, अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया दोनों के बीच में, टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में h प्लस आर, आर प्लस एच, आर प्लस एच, तो यहां पर डिनोमिनेटर में आर प्लस एच आ जाएगा। तो यहां पर अब मेरे पास क्या आएगा, स्मॉल एम की वैल्यू काट देते हैं, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम काट दिया मैंने, तो हाफ यू स्क्वायर, हाफ यू स्क्वायर माइनस जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। अब एक काम करते हैं, अलग अलग यू की वैल्यूज डालते हैं जो सवाल में दी गई हैं और उनके हिसाब से हाइट्स निकाल लेते हैं। तो h1 की बात करते हैं, सॉरी u1 की बात करते हैं, फर्स्ट पार्टिकल रूट टू जी आर अपॉन 3, रूट टू जी आर अपॉन 3। अब देखो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज भी मैंने तुम्हें बताई होगी लेक्चर के टाइम पे। तो वो चीज अगर यहाँ पर डाल दूं तो मेरे पास क्या जाएगा, u1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 अपॉन 3 इंटू जी की जगह डाल देता हूँ जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। तो ये कैपिटल आर और ये स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा रूट 2gm अपॉन 3r। ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इस फॉर्मूले में, ये इक्वेशन नंबर 1 जो आई अपने पास बढ़िया सी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू u1 का स्क्वायर, मतलब इस चीज का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सो रूट हटा के यहां पर लिख देंगे 2gm अपॉन 3r माइनस gm अपॉन r इज इक्वल टू माइनस gm अपॉन r प्लस h। तो सबसे पहले ये gm हटा दो, gm हटा दिया मैंने, और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, सो 1 अपॉन 3r माइनस 1 अपॉन r, 1 अपॉन 3r माइनस 1 अपॉन r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r प्लस h। सो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 जो कि हो जाएगा माइनस 2, सो माइनस 2 अपॉन 3r इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r प्लस h। सो माइनस माइनस भी काट दो, r प्लस h को दूसरी तरफ लेके चले जाओ, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास r प्लस एच इज इक्वल टू 3r अपॉन 2 या फिर h इक्वल टू r अपॉन 2, h1 इज इक्वल टू r अपॉन 2। ये फर्स्ट पार्टिकल के बारे में बात करी हमने कि फर्स्ट पार्टिकल कितनी हाइट अटेन करेगा। अब इसी तरीके से मैं दूसरे पार्टिकल की हाइट और तीसरे पार्टिकल की हाइट निकाल सकता हूं और उनके रेशियोज निकाल सकता हूं। कैलकुलेट h2 एंड h3 सिमिलरली, यहां पर लिख दिया मैंने। एक रॉड है अपने पास जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है, यहां से भी आगे जाती जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। और ये अगर ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन, यहां से x डिस्टेंस दूर अगर मैं जाऊं, यहां से x डिस्टेंस दूर मैं जाऊं, तो यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे, यहां पर ये जो मास है ये वाली, इसकी लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा एट पोजीशन x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लैम्डा अपॉन x। तो दूर जाते जाते इसकी लीनियर मास डेंसिटी घट रही है कि बढ़ रही है, ये बताओ पहले। तो घट रही है, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे x की वैल्यू बढ़ेगी, तो डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम वो वाली चीज बढ़ रही है, तो ओवरऑल ये वाली जो क्वांटिटी है घटेगी। सो दूर जाते जाते रॉड हल्की 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 और बहुत हल्की होती जाएगी, इंफिनिटी पे तो बहुत हल्का मटेरियल होगा, हवा जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो अब तुमसे पूछा है कि अगर यहाँ पर
m मास का एक पार्टिकल रख दिया जाए, यहाँ पर m मास का पार्टिकल रख दिया जाए, तो उस पे नेट कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये पूछा गया सवाल में, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो अब वही है कि यार ये जो पार्टिकल है इस पे एक कोई भी छोटा सा एलिमेंट, ये जो है, ये जो एलिमेंट है, इसकी वजह से कितना फोर्स लगता है, उसको मैं डीएफ बोल देता हूं। तो उसको मैं डीएफ बोल रहा हूं, वो इस तरफ पुल आएगा डीएफ, और डीएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डीएफ इज इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ द पार्टिकल इंटू मास ऑफ द एलिमेंट। उसको मैं डी कैपिटल एम बोल देता हूं, डी कैपिटल एम। ये जो है एलिमेंट, इसकी मास को मैं डी कैपिटल एम बोल रहा हूं, डी कैपिटल एम, ठीक है। अब कौन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस पार्टिकल और इस एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, जल्दी बता दो। एक्स एक्स एक्स, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पर आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की मास की। तो इस एलिमेंट की लेंथ क्या मान रहा हूं मैं, dx मान रहा हूं, ठीक है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो मान रहा हूं dx। छोटी सी लेंथ का एलिमेंट लिया है, क्योंकि इस छोटी सी लेंथ में तो कांस्टेंट मान सकता हूं इसकी लीनियर मास डेंसिटी को मैं। तो इसकी मास जो आएगी dm, वो आ जाएगी लैम्डा एट दिस पोजीशन, लैम्डा एट एक्स इंटू dx। इसकी लेंथ कितनी, कितना भारी मटेरियल है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू कितनी लेंथ उठाई है हमने, dm आ जाएगा अपने पास लैम्डा अपॉन एक्स इंटू dx। ये आ गया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पर मैं। तो मेरे पास आ जाएगा df इज इक्वल्स टू g इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dm, जो कि लैम्डा अपॉन एक्स इंटू dx। अब टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना है पार्टिकल पे जो लग रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को चेंज करता जाना पड़ेगा। पहला एलिमेंट यहां पर लूंगा, अगला एलिमेंट यहां पर, अगला एलिमेंट यहां पर, इस तरह से मैं इंफिनिटी तक चला जाऊंगा। तो x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, x की वैल्यू मिनिमम होगी ये डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर ऑफ द रॉड एंड द पार्टिकल। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सवाल में दिया गया है कि ये भाई ये लेंथ d है, ठीक है, दिस इज d, सवाल में दे दिया गया है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रन कराऊंगा मैं इंटीग्रेशन के टाइम, d टू इंफिनिटी। सो यहां पर इंटीग्रेशन करूंगा मैं जब, तो 0 टू f इंटीग्रेशन होगा फोर्स का, और x की वैल्यू जाएगी d से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहां पर अब आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा मेरे पास कैपिटल F, और राइट साइड में जो कांस्टेंट्स है पहले उनको बाहर निकाल लेते हैं, g m लैम्डा, ये कांस्टेंट्स है, और इंटीग्रेशन में आएगा 1 अपॉन x क्यूब dx गोइंग फ्रॉम d टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखो यार, मेरे पास 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको मैं x की पावर -3 लिख सकता हूं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है। तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास g m लैम्डा x की पावर n प्लस 1, मतलब -3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, -3 प्लस 1 गोइंग फ्रॉम d टू इंफिनिटी। तो यहां पर आ गया मेरे पास f इज इक्वल्स टू g m लैम्डा, और नीचे आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा -2, और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गोइंग फ्रॉम डी टू इंफिनिटी, गोइंग फ्रॉम डी टू इंफिनिटी। तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी, 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर मतलब 0। सो एफ इक्वल्स टू माइनस जी एम लैम्डा अपॉन 2 इंटू, अब अंदर अपर लिमिट है 0 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1 अपॉन डी का स्क्वायर। तो यहां पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। तो एफ इक्वल्स टू g इंटू स्मॉल एम इंटू लैम्डा अपॉन 2d स्क्वायर। ये आ जाना चाहिए आंसर। तो ये सवाल क्या है, एक सैटेलाइट है एस जो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है अर्थ के अराउंड, ठीक है, और द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। ऑल राइट, तो यहां पर एक एलिप्स बनाता हूं सबसे पहले मैं, ये एलिप्स है, और सो यहां पर ये अर्थ हो गई, ये अर्थ है, और वो जो प्लैनेट जो सैटेलाइट है लेट्स से वो यहां पर है, दिस इज द सैटेलाइट एस। दोनों की मासेस कुछ भी मान लो, m एंड स्मॉल m मान लो, फर्क नहीं पड़ता है ना। अब सवाल क्या बोलता है, स्मॉल m इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू कैपिटल M, ऐसा बोल दिया गया सवाल में। सवाल में अब ऑप्शंस क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस s इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो तुम्हारी सैटेलाइट है इसकी एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होगी। ऐसा जरूरी है क्या, हाँ यार जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस सैटेलाइट पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो हमेशा अर्थ की तरफ ही होगा, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है और तो कोई है नहीं यहाँ पर। सो जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ की तरफ है, तो एक्सेलरेशन
बी अर्थ की तरफ होगी। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सैटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि अगर मैं अर्थ पे बैठ जाऊं, इस अर्थ के पॉइंट को ओ बोल दूं, तो टॉर्क अबाउट ओ कितना आएगा सैटेलाइट पे? टॉर्क अबाउट ओ ऑन द सैटेलाइट आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है और उस पर कितना फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 0। या फिर ऐसे देख लो कि अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, उसको घुमाने की कोशिश नहीं कर रही, तो यहाँ पर टॉर्क 0 आ गया। तो टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कंजर्व्ड सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट का जो एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व्ड रहेगा, वो बदलेगा नहीं, मैग्नीट्यूड में भी नहीं बदलेगा और डायरेक्शन में भी नहीं बदलेगा वो। ठीक है, टॉर्क वेक्टर 0 तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कंजर्व रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का, वो नहीं बदलेगा। और देखो डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रही है। अगर तुम ओ पे बैठ के देखो तो ये गोल गोल कैसे घूमते हुए दिख रहा है, इस तरह से गोल घूमते हुए दिख रहा है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आउटसाइड द बोर्ड आ जाएगा। अगर तुम अपनी राइट हैंड के फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो आउटसाइड द बोर्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा, चाहे वो कहीं पर भी हो, डजंट रियली मैटर। और बी ऑप्शन तो गलत हो गया, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन में नहीं बदल रही है, बोल रहा है इट चेंजेस इन डायरेक्शन, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली। नहीं यार, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बदलेगी कैसे, वो तो कांस्टेंट रहेगी, है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम पे बाहर से कोई वर्क ऐड नहीं हो रहा है, तो यार टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स द सेम। अब ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस सैटेलाइट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। नहीं, सीन ऐसा है कि यार जब ये सैटेलाइट यहां पर है तब ये यहां पर जा रही है, जब ये सैटेलाइट यहां पर होगी तब ये यहां पर जा रही है। ठीक है, तो क्या इसका इसकी वेलोसिटी बदल रही है? हाँ। तो क्या इसका लीनियर मोमेंटम बदल रहा है? हाँ यार बदल रहा है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो यहां पर ऐसा दिया है कि दो इक्वल मास है 6.4 केजी 6.4 केजी की, वो यहां पर इस तरह से रखी है। एक मास यहां पर रखी है 6.4 केजी की और एक मास यहां पर रखी है 6.4 केजी की। इन दोनों के नाम रख दिए ए बी, ये ए और ये बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.16 मीटर्स। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.16 meters. Okay, a small body is released from a point P which is equidistant from the two masses at a distance 0.06 from the line joining them. तो एक पार्टिकल है P जो कि यहां पर रखा है P पॉइंट पे, और ये जो डिस्टेंस है ये 0.06 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। और तो इनकी मासेस m एंड m और इसकी मास को m डैश मान लो, और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए, इस पॉइंट को नाम दे दिया q। ये पोजीशन है बस q, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं रखा है, ये पॉइंट है q ये वाला। ठीक है, यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं रखा है, पार्टिकल यहाँ 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 रखे हैं इनिशियली, और a और b को फिक्स कर दिया, उनको कहीं पे मूव नहीं करने देंगे हम। जो दूसरा पार्टिकल है p, इसको हम रिलीज कर रहे हैं। अब सवाल में ऐसा पूछा गया कि इसको रिलीज कर देते हैं। अब ये बताओ जब ये Q पे पहुंच जाएगा तब क्या स्पीड होगी इसकी? तो शुरू में इसको 0 स्पीड से रिलीज करते हैं यहाँ पर, U इक्वल्स टू 0, और जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा Q पॉइंट पे तब इसकी स्पीड हो जाएगी V, ऐसा मान लेता हूँ। जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तब इसकी स्पीड V हो जाएगी, ऐसा मान लेता हूँ। तो अब शुरू की पोटेंशियल एनर्जी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी, वो सब अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंसेस निकालता हूँ। ये 0.06 है, ये टोटल डिस्टेंस ये वाला जो है दोनों के बीच का ये है 0.16। तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा डिस्टेंस होगा 0.08। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इतना, ये वाला ये हो जाएगा 0.08, 0.08 मीटर्स। और हाइपोटेनस अगर मैं बना दूं तो हाइपोटेनस मतलब ये वाला जो लेंथ है, डिस्टेंस दोनों के बीच का, पार्टिकल्स के बीच का, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 0.1 बन जाएगा टोटल। सो ये आ जाएगा 0.1 मीटर।
क्लियर है यहां तक सबको? तो दूसरी वाली जो लेंथ आएगी वो भी 0.1 मीटर्स आ जाएगी, ये वाली भी 0.1 मीटर्स आ जाएगी। तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देते हैं यार। शुरू में सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और बाद में जो वो बराबर रहनी चाहिए। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। अब बात करते हैं शुरू की पोटेंशियल एनर्जी की। एक बार शुरू की पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यार, यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितने बैंक अकाउंट्स है वो गिनते हैं। तो सबसे पहले ए और पी के बीच में एक बैंक अकाउंट है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, उसके अंदर कुछ पैसे हैं, ठीक है। फिर पी और बी के बीच के, इन दोनों के पास भी एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, उसमें भी कुछ पैसे हैं। ए और बी के पास भी एक जॉइंट बैंक अकाउंट है, उसमें भी कुछ पैसे हैं। तो टोटल पैसे कितने हैं उसके लिए मुझे इन तीनों बैंक अकाउंट्स का बैलेंस जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ए और पी के बीच में जो बैंक अकाउंट है कॉमन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसके पैसे निकालने पड़ेंगे। फिर मुझे सिमिलरली बी और पी के बीच में जो बैंक अकाउंट है पोटेंशियल एनर्जी, उसके पैसे जोड़ने पड़ेंगे। सिमिलरली फिर मुझे ए और बी के बीच में जो बैंक अकाउंट है उसके पैसे जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इनिशियली कितने हैं। फाइनली की भी बात करेंगे तो फाइनल में भी सेम चीज करनी पड़ेगी अपने को। सो फाइनली भी हम सेम चीज करेंगे कि यार ए और पी के बीच में, बी और पी के बीच में और ए और बी के बीच में फाइनली कितनी एनर्जी है, सब जोड़ देंगे हम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सिस्टम की। ओके, अब देखो शुरू में और फाइनल में ए और बी के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता है। ए और बी तो एक दूसरे से जितना डिस्टेंस दूर पहले थे बाद में भी उतना ही डिस्टेंस दूर है, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला जो बैंक बैलेंस है ये बदलता नहीं है। इन दोनों के बीच में जो शेयरिंग वाला बैंक अकाउंट है उसका बैंक बैलेंस नहीं बदलता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदल जाता है, तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में ये वाली एनर्जी कैंसिल आउट होगी एनीवेज फाइनली, तो इसको कैलकुलेट करूंगा इन्हीं में बैठ के, ठीक है। तो बात करते हैं इनिशियल ए और पी के बीच में इनिशियल कितनी पोटेंशियल एनर्जी, ए और पी के बीच में इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये निकालता हूं। तो उसका फॉर्मूला आएगा माइनस जी इंटू दोनों की मासेस का मल्टीप्लीकेशन एम इंटू एम डैश अपॉन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 0.1, इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेम आंसर आएगा फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पी एंड बी। पी और बी के बीच में इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी, उसका भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि अगेन बी की मास एम, पी की मास एम डैश, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1, तो यहां पर सेम आंसर आएगा। फाइनली की बात करें तो फाइनली ए और पी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और फाइनली बी और पी के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है उनका मैग्नीट्यूड वापस सेम आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ जाएगा और दोनों तरफ सेम मासेस रखिए कि भाई ए भी तो सेम मास है, बी भी सेम मास है, तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी फाइनली, तो वो क्या आएगी, जी इंटू एम डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितना है 0.08 है, तो इसका ध्यान रखना है अपने को। सो यहां पर आएगा माइनस जी इंटू एम डैश अपॉन डिस्टेंस कितना है दोनों पार्टिकल्स के बीच में 0.08। तो अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देता हूं मैं। तो यार शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। शुरू में काइनेटिक एनर्जी थी 0। सो 0 प्लस शुरू की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आ जाएगा u, ये वाली u और ये वाली u दोनों बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ ये वाली जो यहाँ पर एनर्जी निकाली हमने, सो ये आ जाएगा माइनस जी एम डैश अपॉन 0.1, और ये वाली चीज लिख दो यहाँ पर प्लस यू ए बी इनिशियल इक्वल्स टू, फाइनली इसके पास कुछ स्पीड आ जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम डैश इंटू वी स्क्वायर हो जाएगी, हाफ इंटू एम डैश इंटू वी स्क्वायर, और प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में भी ये और ये बराबर है, तो दोनों का एडिशन ट्वाइस ऑफ एक लिख दूंगा मैं। सो ट्वाइस ऑफ ये वाली चीज जो कि है माइनस जी एम डैश अपॉन 0.08 एंड ये वाली चीज वापस लिख देता हूं यू ए बी एफ प्लस यू ए बी फाइनल। अब देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलता है, तो उन दोनों के बीच में जो बैंक बैलेंस है वो भी नहीं बदलता है, तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी। सो हाफ, सबसे पहले एम डैश हर जगह से काट दो, तो यहां से मैं एम डैश को उड़ा देता हूँ, ये रहा एम डैश, ये रहा एम डैश और ये रहा एम डैश, उड़ा दिया मैंने। सो यहाँ पर आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स
g इंटू स्मॉल m को कॉमन लेता हूं और इस तरफ है -1/0.1 और ये जाके उधर पे पॉजिटिव बन जाएगा। सो 1/0.08 माइनस 1/0.01। अब ये बन जाएगा 100, ये बन जाएगा 100/8। सो 2gm इंटू 100/8 ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया -100। यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, 0.1 है ये डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 10। तो 100/8 कितना होगा तुम्हारा? 12.5 होगा। 100/2 होता है तुम्हारा 50, 100/4 होता है 25, 100/8 हो जाएगा तुम्हारा 12.5। यहाँ पर आ जाएगा हाफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm इंटू 12.5 माइनस 10। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4gm इंटू 2.5 इंटू 2.5। 2.5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 10gm का रूट। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? अब आते हैं हम बी पॉइंट पे, बी ऑप्शन पे। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि v स्पीड क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। अब बी पे आते हैं कि सेकंड चीज क्या पूछी गई है। तो अब पूछा है कि यार कंप्यूट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जब ये बॉडी p पे है और q पे है, और इसकी मास अगर दे दी 0.1 kg और ये दोनों बाकी दोनों मासेस भी दे दिए। तो अच्छा भाई देखो यहाँ पर m की वैल्यू तुम्हें इस इक्वेशन में 6.4 डालनी पड़ेगी और g की वैल्यू तुम्हें पता ही क्या होती है। ओके, तो अब यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे शुरू में वो कैसे निकालूंगा मैं? एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये F1 ये F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। F1 एंड F2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों का नेट वेक्टर एडिशन जो आएगा वो आ जाएगा नीचे की तरफ। नेट वेक्टर एडिशन नीचे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज F टोटल। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये एंगल निकालना पड़ेगा। इस एंगल को थीटा बोल दो। ये थीटा तो ये भी थीटा। ये थीटा मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए 53 डिग्रीज। ठीक है, तुम कैलकुलेट करोगे अगर टैन का फॉर्मूला यूज करके कि भाई ये वाली साइड मेरे को पता है और ये वाली साइड पता है, तो टैन थीटा निकाल दो। 0.08/0.06 4/3 आ गया। तो टैन थीटा 4/3 आ जाता है, तो मतलब थीटा की वैल्यू 53 डिग्रीज है। सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्रीज। तो टोटल फोर्स जो होगा वो क्या आएगा? टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल्स टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा डाउनवर्ड्स। सही ना? और दोनों F1 और F2 तो बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यार ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला और ये वाला जो सिस्टम है, दोनों में सेम मासेस रखी हैं यहाँ पर A पे और B पे, और दोनों में ये डिस्टेंसेस सेम है, तो सेम आंसर आएगा फोर्सेस का। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स लिख देता हूं मैं। तो मैग्नीट्यूड्स आएंगे अपने पास F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू G इंटू स्मॉल m इंटू m डैश अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। बेसिकली यहां पर इसमें F1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, इन दोनों को कंसिडर करके। यहां पर भी सेम आ जाएगी। तो F टोटल कितना आ जाएगा? F टोटल इज इक्वल्स टू 2F1 cos 53। cos 53 होता है 3/5, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू जी एम इंटू एम डैश अपॉन 0.01 हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 53 जो होता है तुम्हारा वो होता है 3/5। ठीक है, फोर्स आ गया। अब इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा? किसने पूछा था सवाल? समीर तू पूछ रहा था क्या? हाँ सर, मैंने पूछा था। तो क्या करूंगा? फोर्स आ गया तो अब क्या करूंगा? F इज इक्वल टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए। सो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी पार्टिकल की, वो मैं मान लेता हूँ नीचे की तरफ होगी। तो इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ मान लेते हैं हम, क्योंकि जिस तरफ नेट फोर्स लगेगा उसी तरफ एक्सेलरेट करेगा। सो F इक्वल्स टू एम ए, इस पार्टिकल की मास m डैश इंटू इसकी एक्सेलरेशन जब ये p पे है, जब ये p पे। तो यार मैंने p की एक्सेलरेशन निकालना सिखा दिया, q की भी एक्सेलरेशन ऐसे ही निकालोगे।
जब Q पे इस पे नेट फोर्स दोनों तरफ बराबर लगेगा तो इस पे जीरो एक्सेलरेशन आ जाएगी। जब ये पार्टिकल Q पे आ जाएगा तब इधर पे एक पुल और इधर पे एक पुल, दोनों पुल बराबर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो जब ये पार्टिकल Q पे हो जाएगा उस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, जीरो। बस P पे ही उसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगी, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी तुम्हारे पास। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट P इज इक्वल टू F टोटल अपॉन M डैश। मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं, इसके आगे तुम कैलकुलेशंस कर लो खुद से। तो सवाल ऐसा है कि एक रिंग दी है शायद, a particle starts from rest at a distance r from the center along the axis of a fixed string of radius r and mass m। इसकी वेलोसिटी बताओ जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एक रिंग है जिसका रेडियस है r और इसकी मास है m, जिसका रेडियस r और इसकी मास m, और इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे ही r डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल शुरू में रखा था, रेस्ट पे था, और इस पार्टिकल की मास तुम कुछ भी मान लो, स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल m। और बोला गया है कि स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M। शुरू में इसकी स्पीड है 0। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की। यार ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास शुरू में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव कराया होगा, वो कोई बता दो कि अगर ये z होगा डिस्टेंस मान लो, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यहां पर इस सिस्टम की। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करूंगा मैं, z की वैल्यू 0 डाल दूंगा, क्योंकि ये z 0 हो जाएगा जब ये पार्टिकल उठ के यहां पर आ जाएगा। z इज द एक्सिस पे डिस्टेंस, एक्सिस पे कितना दूर है सेंटर से, तो z की वैल्यू 0 डाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा gm इंटू स्मॉल m अपॉन r आ जाएगा, रूट r स्क्वायर r होता है। तो अब कुछ नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, यहाँ पर माइनस भी आता, माइनस भी नहीं बताया तुम लोगों ने। फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस gm अपॉन रूट टू r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ हाफ इंटू mv स्क्वायर हो जाएगी। यार ये पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंच जाएगा इस पोजीशन पे, तब ये आगे जा रहा होगा v स्पीड से, ऐसा मान लेता हूँ मैं, तो हाफ mv स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी बाद में कितनी हो जाती है, माइनस gm अपॉन r। तो स्मॉल m को तो उड़ा दो हर जगह से, स्मॉल m को उड़ा दो हर जगह से, और मेरे पास रह जाएगा हाफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm अपॉन r कॉमन ले लेता हूँ, और एक तरफ है 1, ये उस तरफ जाके +1 बन जाएगा, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा वो। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये आ गया आंसर। तो सवाल ऐसा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r एंड मास m इज v। तो एक हेमिस्फेरिकल बॉल है अपने पास, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये वाली पोजीशन, यहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया है, v दिया पोटेंशियल, इसका रेडियस है r और इसकी मास है m। पोटेंशियल जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर सर, स्केलर स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। जैसे रिंग है अगर मान लो मेरे पास इस तरह की, तो इससे यहाँ पर किसी डिस्टेंस z पे अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं dm मास का, उस dm मास की वजह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आ जाता है। तो इस डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूँ, चलो, या फिर r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बोल दो। अब ये जो छोटा सा dm है, इसकी वजह से यहाँ पर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, वो आ जाता है dv इज इक्वल्स टू माइनस g इंटू dm अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, माइनस g dm अपॉन r स्क्वायर नहीं करना अपने को, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे एलिमेंट्स चेंज करता जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, इन सबकी वजह से यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह का ही आता जाएगा। उन सबका स्केलर एडिशन करूंगा कि वेक्टर एडिशन करूंगा, स्केलर एडिशन करूंगा, स्केलर है ना। तो इन सबको बेसिकली स्केलर्स की तरह जोड़ना पड़ेगा मुझे। अब क्या क्या चीजें नहीं बदल रही हैं,
जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा यहाँ पर ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि इस एलिमेंट का डिस्टेंस, इस एलिमेंट का डिस्टेंस, इस एलिमेंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। कोन का जो सरकमफेरेंस है यहाँ पर, ये बेस का, और ये जो उसका एपेक्स होता है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता, राइट। तो नीचे की चीज कांस्टेंट रहेगी, जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो डीवी का जब इंटीग्रेशन करूंगा टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, तो क्या आएगा, माइनस जी अपॉन ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये पॉइंट्स का, इस रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैंने डी लिख दिया, वो वैसे का वैसे रहेगा। ये मासेस जुड़ती जाएंगी, डीएम 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 जुड़ती जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी मासेस जो है यहां से लेकर यहां तक, वो सब जुड़ती जाएंगी। सबके वजह से सेम पोटेंशियल आता है यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस सबका सेम है, ये जो डिस्टेंसेस हैं। अब ये जो तेरे पास हेमिस्फेरिकल बोल है, इस केस में भी ऐसा ही है। ये जो ओ पॉइंट है, इसका हेमिस्फेरिकल बोल से हर पॉइंट से सेम डिस्टेंस है। ये बाय द वे खोखला है, शेल है ये, ठीक है। बोल है, बोल का मतलब कटोरा, कटोरा अंदर से खाली है, इसके अंदर खाना नहीं रखा है फिलहाल। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी डीएम मास ले लूं, लेट्स से ये डीएम मास ले लेते हैं सरफेस पे, यहाँ पर कोई भी डीएम मास ले लेता मैं, तो उसका डिस्टेंस क्या होता, ओ पॉइंट से आर होता, आगे ना। ये सेंटर से कटोरी का कोई भी पॉइंट कितना दूर होगा, आर डिस्टेंस दूर होगा भाई, कहीं पर भी हो कटोरी का पॉइंट। तो इसकी मास डीएम मान लू, तो इसकी वजह से जो छोटा सा पोटेंशियल आएगा ओ पॉइंट पे, वो क्या होगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस जी इंटू डीएम अपॉन ये आर। अब जैसे जैसे मैं ये एलिमेंट्स अलग अलग जगह पर लूंगा, कि भाई ये एलिमेंट लूंगा, ये एलिमेंट लूंगा, ये एलिमेंट लूंगा, पूरी कटोरी कवर करनी है अपने को, तो टोटल पोटेंशियल ओ पे निकालने के लिए मैं अलग अलग जगह पर जाऊंगा। तो क्या चीजें नहीं बदलेंगी अपने पास, ये जो जी और आर है ये नहीं बदलेंगे, ये जी और आर नहीं बदलेंगे। तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा माइनस जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर। फॉलो किया गया? हाँ सर। सो इस हेमिस्फेरिकल बोल के सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस जी एम अपॉन आर। अब अगर मैं इसकी जगह पर एक सेमी सर्कल बना देता तो भी सेम आंसर आ जाता, कि यार यहां पर मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग होती। हाँ सर, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता था उसमें भी। एग्जैक्टली यहां पर इसकी जगह पर अपने पास एक रिंग होती सेम मास और सेम रेडियस की, तो भी सेम आंसर आता। ये तुम्हारा पॉइंट है ओ, और ये रेडियस हो जाएगा तुम्हारा आर, और यहां पर मास है एम। ये है रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। इस केस में भी वापस वही होता कि यार यहां पर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं, उसकी वजह से यहां पर जो तुम्हारा पोटेंशियल आएगा ओ पे, वो क्या आ जाएगा, वो आएगा डीवी इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू डीएम अपॉन आर। जैसे जैसे अलग अलग एलिमेंट्स लूंगा, यहाँ 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 आर नहीं बदलेगा, तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, द पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू टोटल मास अपॉन आर। सेम है क्या? हाँ सेम है, तो ए ऑप्शन सही है। अब क्या बोल रहा है, इन पार्ट ए द सेम वायर इज बेंट इनटू अ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, देन आल्सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर वुड बी सी। ये जो रिंग लिए मैंने, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग लिए, इसकी शेप सर्कुलर रहे और वो आधी बन जाए, मतलब इतनी हो जाए, तो भी तो आंसर सेम रहेगा। इतनी होती तो भी आंसर सेम रहता, मानते हो कि नहीं? क्योंकि वापस सेम चीज है भाई, यहाँ पर मैं डीएम डीएम लेता जाता, यहाँ पर डीएम, यहाँ पर डीएम, उन सबका जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहता। तो एज लॉन्ग एज मैं मास और रेडियस सेम रख रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ओ पॉइंट से जब तक सारे के सारे पार्टिकल्स आर डिस्टेंस दूर है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब तक ओ पॉइंट से सारे के सारे पार्टिकल्स आर डिस्टेंस दूर है और सारे के सारे पार्टिकल्स की मास मिला के कैपिटल एम है, टोटल पोटेंशियल एट ओ माइनस जी एम अपॉन आर ही रहेगा। चाहे वो कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो तुम, आर डिस्टेंस दूर होनी चाहिए ओ से, टोटल सारे पार्टिकल्स की मास मिला के एम होनी चाहिए। कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करो, आधी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करो, एक पूरे शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आधे शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कटोरी का 1/4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आंसर रहेगा माइनस जीएम अपॉन आर। क्लियर है क्या भाई? हाँ सर। ठीक है, इसमें देखो बोला क्या गया है, दो स्टार्स हैं, दो स्टार्स हैं, स्टार मतलब प्लैनेट जैसा ही छोटा पर बहुत, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10a। उनमें से एक छोटा जो स्टार है उसकी मास है कैपिटल एम, जो बड़ा वाला है उसकी मास है 16m। तो दोनों
प्लैनेट्स बना देता हूं मैं, एक प्लैनेट यहाँ, एक प्लैनेट यहाँ, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बना देते हैं। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 10a, इसका रेडियस है a और इस भाई का रेडियस है 2a, और मासेस क्या है, ये m और ये 16m। तो यहां से m मास का ही एक पार्टिकल, एक गोली मारते हैं दूसरे छोटे वाले को, बड़ा वाला छोटे वाले को गोली मारेगा यार ऑब्वियसली। तो व्हाट वुड बी द मिनिमम स्पीड टू रीच द स्मॉलर स्टार? ये जो पार्टिकल है इसको मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकूं गोली को कि भाई दूसरे वाले को जाके लग जाए। अब देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन वो सब मत यूज करना, इसको इस तरह से देखो। समीर तू बताएगा, मान ले पार्टिकल यहां पर होगा तो कौन खींचेगा उसको ज्यादा जोर से? यहां पर जब होगा पार्टिकल तो कौन ज्यादा जोर से खींचेगा, छोटा वाला प्लैनेट कि बड़ा वाला प्लैनेट? 16m वाला खींचेगा। अबे ये बता, तू मून के सरफेस पे चला गया तो तेरे को मून खींचेगा कि अर्थ खींचेगा? वहां पर सर मून खींचेगा ना। हाँ, तो जब हाँ, छोटे वाले के करीब होगा तो कौन खींचेगा? छोटा तो वाला छोटा वाला। जब बड़े वाले के करीब होगा तो कौन खींचेगा? बड़ा वाला। बड़ा वाला। तो यहाँ पर अगर दोनों के बीच में जो लाइन है उसकी बात करूं मैं, ये जो लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है यार, इसका पुल कम हो रहा है और इसका पुल बढ़ रहा है, मानते हो? क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस 16m से दूर जाओगे तो 16m का पुल कम होगा, और स्मॉल m के नजदीक जाओगे तो स्मॉल m का पुल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। जब मैं यहां पर हूं तो क्या है, लेट्स से कुछ पुल है 16m का, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं तो 16m का पुल घट जाएगा क्योंकि मैं इससे दूर चला गया, इससे दूर चला गया, और मैं इससे थोड़ा सा पास आ गया एक्चुअली, तो इसका पुल बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। तो अब क्या है, शुरू में 16m का पुल बहुत ज्यादा है और स्मॉल m का पुल बहुत कम है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों का पुल कैंसिल आउट होगा। एक पोजीशन ऐसी होगी, मान लो यहां कहीं पर होगी वो पोजीशन, यहां पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके राइट साइड पे अगर पार्टिकल यहां पर है तो कौन ज्यादा जोर से खींच रहा है, 16m की स्मॉल m की m? तो राइट साइड पे होगा तो 16m। 16m। अगर इसके लेफ्ट साइड पे होगा तो कौन इसको खींच रहा है? m। तो पार्टिकल अगर इस इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंच गया किसी भी तरह से, मर मर के कैसे भी पहुंच गया, और इसको हल्का सा उसने पार कर लिया, तो वो कहां पर जाके चिपक जाएगा? m पे। तो अपने को इस तरह इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना है कि वो किसी भी तरह से इस p पॉइंट तक पहुंच जाए, और कुछ भी नहीं करना अपने को। अब ये p पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं एक बार, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, इतना पार्ट मैं मान लेता हूं x है, ये वाला पार्ट इसको मान लेता हूं x। तो दूसरा वाला जो पार्ट हो जाएगा हो जाएगा 10 माइनस एक्स, तो ये पार्ट हो जाएगा 10a माइनस एक्स। और यहां पर फोर्स बैलेंस कर दो, इसकी पोजीशन निकाल लो, मेरे हिसाब से अब तुम आसानी से कर लोगे। तो दोनों तरफ के पुल्स बराबर कर दो, तो इस तरफ F1 और इस तरफ F2, ये F1, इसको बोल देते हैं F2। सो F1 इक्वल्स टू F2, F1 इक्वल्स टू F2 एट P। सो पार्टिकल यहां पर रख दिया तो फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, G इंटू M अपॉन 10a माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगेगा इसकी वजह से फोर्स, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी मास को मैं कहां पर कॉन्सेंट्रेट मानूंगा, यहां पर। एक मास यहां पर रखी है और एक मास यहां पर रखी है, दोनों की मासेस है mm, दोनों के सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, 10a माइनस एक्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा, G इंटू M अपॉन 10a माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू इसका जो पुल आएगा, इसका पुल क्या आएगा भाई, इसकी पूरी मास को मैं यहां पर मानूंगा 16m को, इसकी मास को यहां पर मानूंगा पार्टिकल की m, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है x। तो G इंटू G इंटू M इंटू 16m अपॉन x का स्क्वायर, इससे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर क्या क्या चीजें कैंसिल आउट कर दो, gm कैंसिल, ये m कैंसिल, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स 10a माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले दो तो x इक्वल्स टू 4 टाइम्स 10a माइनस एक्स हो गया
तो यहाँ पर बन गया x इक्वल्स टू 40a माइनस 4x, या फिर 5x इक्वल्स टू 40a, या फिर x इक्वल्स टू 8a। ठीक है कि भाई ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये 8a होना चाहिए। इतना दूर आ गए तो भाई इसके आगे तो पार्टिकल अपने आप चला जाएगा, बस यहां तक पहुंचा दो किसी तरह मेहनत करके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की वो निकाल लेता हूं। इनिशियली हाफ mu स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर, सॉरी m की जगह कैपिटल M डालना, पार्टिकल की मास कैपिटल M है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बीच में होगी, यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में, और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच में। ठीक है, 16m दोनों स्टार्स के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पार्टिकल और बड़े स्टार के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पार्टिकल और छोटे स्टार के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस तो बदलता नहीं है, तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी जाए भाड़ में, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। मैं पार्टिकल और बड़े स्टार और पार्टिकल और छोटे स्टार के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, शुरू में पार्टिकल और बड़े स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है टोटल सेंटर टू सेंटर, वो है 2a। पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल यहां पर है, और बड़े स्टार का सेंटर यहां पर है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 2a। तो माइनस g इंटू m इंटू 16m अपॉन 2a। सो यहां पर लिख देता हूं मैं, माइनस g इंटू कैपिटल M इंटू 16 कैपिटल M अपॉन 2a। ये शुरू की पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल और बड़े स्टार के बीच में। छोटे स्टार से इसका सेंटर टू सेंटर क्या डिस्टेंस है, वो है 8a। ये वाला जो डिस्टेंस है भाई यहां से लेकर यहां तक इतना डिस्टेंस, ये है 8a। पूरा बड़ा 10a है, उसमें से 2a घटा दो तो 8a। तो यहां पर आ जाएगा माइनस g इंटू पार्टिकल की मास इंटू छोटे स्टार की मास अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8a। ये शुरू की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब फाइनली जब वो पी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, उस पे मैं मान लेता हूँ स्पीड 0 हो गई यार, बस मर मर के पहुंचाना है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या आएगी, अब देखो दोनों प्लैनेट से डिस्टेंस पता है मेरे को, बड़े वाले प्लैनेट, बड़े वाले स्टार से उसका डिस्टेंस है 8a, वो हमने निकाला है x की वैल्यू 8 है। तो माइनस g इंटू पार्टिकल की मास इंटू स्टार की मास अपॉन यहां पर 8a, और माइनस g इंटू पार्टिकल की मास इंटू छोटे स्टार की मास अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10a माइनस x, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2a बन जाएगा, कि भाई इस पार्टिकल और छोटे स्टार के बीच में फाइनली कितना डिस्टेंस है 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a। इससे u की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास।